भारत का इतिहास राजाओं और योद्धाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन जरा सोचिए, उन योद्धाओं के हाथों में जो फौलादी तलवारें चमकती थीं, वो किसने गढ़ी थीं? या उन बड़े बड़े अभेद्य किलों के विशाल दरवाजे किसने बनाए थे? और जानते हैं, यही वो सवाल है जो हमें इतिहास के उन गुमनाम नायकों तक ले जाता है, जिनकी कला ने, जिनके हुनर ने साम्राज्यों की तकदीर लिखने में मदद की। ये कहानी है उस समुदाय की जिसके हथौड़े की हर एक चोट ने इतिहास को एक नई दिशा दी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लोहार समाज की। हम उनके उस शानदार इतिहास को जानेंगे जो सिर्फ हथौड़े और निहाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिसकी जड़ें देवलोक से लेकर राजमहलों तक फैली हुई हैं। तो चलिए, इस लौह विरासत के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी शुरुआत की, इनकी दिव्य और पौराणिक उत्पत्ति की। ये सिर्फ एक कला नहीं थी, इसे तो देवताओं का वरदान माना जाता था। तो ये लोहार शब्द आया है संस्कृत के लौह से, जिसका सीधा सा मतलब है लोहा। इस समुदाय को देश के अलग अलग हिस्सों में लोहारा, पांचाल और विश्वकर्मा जैसे नामों से भी जाना जाता है। और हाँ, इनका काम सिर्फ खेती के औजार बनाना नहीं था, ये तो सेनाओं के लिए हथियार बनाने वाले मुख्य शस्त्रकार थे। अब देखिए, पौराणिक कथाओं की माने तो लोहार समाज के पूर्वज कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा हैं। कुछ कहानियां तो इस कला का स्रोत सीधे सीधे भगवान शिव को ही मानती हैं, जो इसे एक तरह का दिव्य सम्मान देता है। तो एक तरफ तो ये दिव्य वंश से जुड़े थे, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास में इनकी भूमिका सिर्फ एक शिल्पी की ही थी, या फिर इन्होंने कभी सत्ता की बागडोर भी संभाली? और इसका जवाब हमें मिलता है कश्मीर के इतिहास में। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, शाही लोहारा राजवंश। ये कहानी है लोहे से बने एक पूरे साम्राज्य की। जी हाँ, ये सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन 10वीं से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर पर लोहार कोट्टा नाम के एक पहाड़ी किले से शासन किया गया, और यहीं से लोहार राजवंश ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। इस वंश की शुरुआत महारानी दिद्धा जैसी एक बहुत ही शक्तिशाली शासक से हुई। उनके बाद संग्राम राज ने इस राजवंश की विधिवत स्थापना की और महमूद गजनवी जैसे हमलावर को भी हराया। इस राजवंश ने सिर्फ जंग में अपनी ताकत नहीं दिखाई, बल्कि कला और साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया। कश्मीर के इतिहास की सबसे मशहूर किताब राजतरंगिणी, वो भी इन्हीं के शासनकाल में पूरी हुई थी। तो ये किला सिर्फ एक किला नहीं था, ये उस शक्ति का केंद्र था। यहाँ से उन्होंने ना सिर्फ शासन किया, बल्कि अपनी कला और अपनी ताकत से एक पूरे युग को, एक पूरे दौर को आकार दिया। चलिए, अब राजशाही से हटकर एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो सम्मान और प्रतिज्ञा की है। ये है तीसरा अध्याय, गाड़िया लोहारों का प्रण। ये कहानी जुड़ी है चित्तौड़गढ़ से। कहते हैं कि जब चित्तौड़ के मशहूर किले पर मुगलों का कब्जा हो गया, तो वहां के लोहारों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर एक प्रण लिया, एक अटूट प्रण, कि जब तक चित्तौड़ को वापस आजाद नहीं करा लेते, वे कभी भी एक पक्के घर में नहीं बसेंगे। और तब से उनकी बैलगाड़ी यानी गाड़ी ही उनका घर बन गई और वही उनकी पहचान। तभी से वे गाड़िया लोहार कहलाए। उनका ये योद्धा वाला इतिहास उनके गोत्रों में आज भी जिंदा है। तंवर, चौहान, सोलंकी और परमार, ये सब क्षत्रिय गोत्र हैं, और इनका इस समुदाय में पाया जाना उनके राजपूतों के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंधों का एक बड़ा सबूत है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब देखते हैं हमारे आज के दौर में ये विरासत कैसे एक नया रूप ले रही है। ये है हमारा चौथा अध्याय, निहाई से लेकर आज के बड़े बड़े उद्योगों तक। जरा देखिए, भूमिकाएं कैसे बदली हैं, लेकिन हुनर का सार वही है। जो कल शाही शस्त्रकार हुआ करते थे, आज वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर बन गए हैं। गांव के लोहार आज के टेक इनोवेटर हैं। जो कल औजार और हथियार गढ़ते थे, आज वही लोग आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, समय भले ही बदल गया हो, लेकिन वो जो मूल बात है ना, कड़ी मेहनत, कौशल और कुछ नया बनाने का जज्बा, वो आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ये समुदाय अपनी जड़ों की ताकत के दम पर आज की आधुनिक दुनिया में भी ऊंची उड़ान भर रहा है। तो आखिर में हम बस यही कह सकते हैं कि लोहार सिर्फ लोहे को एक आकार नहीं देते, वे उसमें एक तरह से जान डाल देते हैं, एक आत्मा फूंकते हैं। उनकी आग के बिना हर धातु सिर्फ एक बेजान टुकड़ा है। और ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ शासकों ने नहीं, बल्कि उन गुमनाम शिल्पकारों ने भी लिखा है, जिन्होंने इतिहास बनाने वाले हथियार गढ़े थे।